शाम ढल चुकी थी। गांव के बाहर बने मेरे कच्चे मकान के पीछे वाले तबेले में भैंसों के रंभाने की आवाज आ रही थी और उसी तबेले के अंधेरे कोने में मैं, सविता, भूसे के ढेर पर गिरी हुई थी। मेरे ऊपर खड़ा था बलवंत, गांव का सबसे बड़ा दूधिया और ब्याजखोर। उसका 6 फुट का भारी भरकम शरीर पसीने से तर था। उसके मुंह से बीड़ी और कच्ची शराब की बदबू आ रही थी जो मेरी सांसें घोट रही थी। उसने अपनी धोती का छोर कमर में खोसा और मेरी तरफ झुका। उसकी लाल आंखों में वो भूख थी जो मैंने अक्सर जानवरों में देखी थी, इंसानों में नहीं। क्यों भाभी? उसने अपनी मोटी जीभ होंठों पर फेरते हुए कहा। आज तो न दूध है न पैसा, तो फिर हिसाब कैसे होगा? मैं पीछे खिसक रही थी, पर मेरे पीछे दीवार थी। मेरी साड़ी का पल्लू मेरे कंधे से कब का गिर चुका था और मेरी छाती डर के मारे जोर जोर से ऊपर नीचे हो रही थी। बलवंत, छोड़ दो, कर पक्का इंतजाम कर दूंगी, मैं गिड़गिड़ाई। कल? वो हंसा, एक डरावनी हंसी। कल किसने देखा है बावरी? मेरे पास अभी वक्त है और तेरे पास ये जवानी जो उस लंगड़े पति के किसी काम की नहीं। तो आज इस भूसे के ढेर पर ही सही हिसाब बराबर कर लेते हैं। उसने मेरा हाथ कलाई से पकड़ लिया। उसका हाथ लोहे के पन्ने जैसा सख्त था। उसने मुझे एक झटके में अपनी तरफ खींचा। मेरा नर्म शरीर उसके पत्थर जैसे सीने से टकराया। उस पल मुझे लगा कि आज मेरी इज्जत तार तार होकर ही रहेगी। उस तबेले की उमस, गोबर की महक और बलवंत की गर्म सांसों के बीच मैं बस एक मांस का टुकड़ा बनकर रह गई थी। उस दिन उसने मेरे साथ वो किया जो, दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी गरीबी होती है। और अगर वो गरीब एक जवान औरत हो जिसका पति अपाहिज हो, तो दुनिया उसे नोच खाने को तैयार रहती है। मेरा नाम सविता है। 2 साल पहले तक मेरा घर खुशियों से भरा था। मेरे पति रमेश खेतों में काम करते थे। हम गरीब थे पर सुखी थे। फिर एक दिन वो मनहूस एक्सीडेंट हुआ। रमेश ट्रैक्टर से गिर गए और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। वो हमेशा के लिए खाट पर पड़ गए। इलाज में जमा पूंजी तो गई ही, ऊपर से सर पर 2 लाख का कर्ज हो गया। घर चलाने का और रमेश की दवाइयों का जिम्मा मेरे कंधों पर आ गया। मेरे पास सहारा सिर्फ एक ही था, मेरी 2 भैंसें। मैं दिन रात उनकी सेवा करती, चारा काटती, नहलाती और दूध बेचकर घर चलाती। गांव में दूध का सारा काम बलवंत देखता था। वो लोगों को ब्याज पर पैसे भी देता था और दूध भी खरीदता था। शुरुआत में बलवंत ठीक था। वो आता, दूध नापता, पैसे देता और चला जाता। पर जैसे जैसे रमेश की बीमारी बढ़ी, मेरी मजबूरी बढ़ती गई। मुझे अक्सर बलवंत से एडवांस पैसे मांगने पड़ते और शायद मेरी यही मजबूरी बलवंत की नीयत में खोट ले आई। उसने मुझे घूरना शुरू कर दिया। जब मैं बाल्टी लेकर नीचे झुकती दूध निकालने के लिए, तो मैं महसूस करती कि उसकी नजरें मेरी कमर पर टिकी हैं। जब मैं चारा उठाने के लिए सिर पर गट्ठर रखती, तो वो मेरे ब्लाउज के खिंचाव को देखता। मुझे घिन आती थी, पर मैं चुप रहती थी। कर्ज जो था। एक दोपहर मैं कुएं पर कपड़े धो रही थी। पूरी तरह भीगी हुई थी, साड़ी शरीर से चिपकी थी। बलवंत वहां अपनी जीप लेकर आया। उसने जीप रोकी और नीचे उतरा। आसपास कोई नहीं था। भाभी, उसने मेरे भीगे बदन को तारते हुए कहा, बड़ी मेहनत करती हो, शरीर टूटता नहीं है क्या? मैंने पल्लू ठीक किया और नजरें झुका ली। गरीबों का शरीर टूटने के लिए ही होता है। वो हंसा, मेरे करीब आया, इतना करीब कि मुझे उसकी बीड़ी की महक आने लगी। अरे, तो कोई सहारा क्यों नहीं ढूंढ लेती? रमेश तो अब रहा नहीं किसी काम का।
कोई मर्द चाहिए जो इस बदन की थकान मिटा सके। उसका इशारा साफ था। मेरा खून खौल गया, पर मैं डर गई। मर्यादा में रहो बलवंत। मैंने बाल्टी उठाई और वहां से भाग गई। उस दिन मुझे समझ आ गया था कि ये भेड़िया अब शिकार की फिराक में है। उस दिन के बाद से बलवंत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने दूध के दाम कम कर दिए। अरे भाभी, दूध पतला है, फैट नहीं आ रहा, वो बहाने बनाता। मेरी आमदनी आधी हो गई। रमेश की दवाइयां बंद होने की नौबत आ गई। एक शाम जब मैं तबेले में भैंस को नहला रही थी, बलवंत आ गया। मैं अकेली थी। मेरे हाथ गीले थे, साड़ी कीचड़ और पानी से सनी थी। बलवंत ने तबेले का बांस वाला दरवाजा लगा दिया। ये क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। हवा आ रही है, भैंस को ठंड लग जाएगी, उसने गंदी मुस्कान के साथ कहा। वो मेरे पास आया। भैंस जिसका नाम मैंने काली रखा था, वो बलवंत को देखकर फुकारने लगी। काली को बलवंत कभी पसंद नहीं था। शांत हो जा काली। बलवंत ने भैंस की पीठ पर हाथ फेरा और फिर धीरे धीरे हाथ खिसकाते हुए मेरी तरफ बढ़ा। भाभी, 10,000 और चाहिए थे ना तुम्हें रमेश के ऑपरेशन के लिए? हाँ, मैंने उम्मीद से देखा। दूध से तो वो कर्ज जिंदगी भर नहीं उतरेगा। वो मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया। पर तुम्हारे पास एक और दूध की नदी है। अगर वो मुझे पीने को मिल जाए तो सारा कर्ज माफ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने गाल पर लगा लिया। उसका गाल खुरदुरा था। छोड़ो मुझे, मैंने उसे धक्का दिया। वो पीछे नहीं हटा, बस हंसा। अभी तो हाथ पकड़ा है, जिस दिन कमर पकड़ूंगा उस दिन भाग नहीं पाएगी। सोच ले, रमेश की जान प्यारी है या ये कोरा बदन। वो चला गया, पर मेरे दिल में एक खौफ छोड़ दिया। उस रात मैं रमेश के पैरों के पास बैठकर बहुत रोई। रमेश बोल नहीं सकते थे, बस उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रहे। मैंने तय किया कि मैं बलवंत के आगे नहीं झुकूंगी, पर किस्मत को शायद मेरी और परीक्षा लेनी थी। अगले ही हफ्ते रमेश की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि अगर शहर के अस्पताल में भर्ती नहीं कराया तो वो नहीं बचेंगे। खर्चा 20,000 रुपए। मैंने पूरे गांव में हाथ फैलाए, पर सबने मना कर दिया। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, बलवंत से मांग लो, वो तो देने को तैयार बैठा है। मैं हार गई। मैंने अपनी इज्जत का सौदा करने का फैसला कर लिया, अपने पति की जान बचाने के लिए। दोस्तों, एक औरत क्या क्या नहीं सहती अपने परिवार के लिए। अगर आपको लगता है कि मेरी मजबूरी सच्ची थी और बलवंत जैसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, तो इस कहानी को अभी लाइक कर दीजिए। आपकी एक लाइक मुझे अपना दर्द बयां करने की ताकत देती है। मैंने बलवंत को संदेश भिजवाया, शाम को तबेले में आ जाओ। उस शाम आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बिजली कड़क रही थी। मौसम भी मेरी बर्बादी का जश्न मना रहा था। मैं तबेले में गई। मैंने भूसे का ढेर ठीक किया। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक सन्नाटा था। मैंने अपनी साड़ी ठीक की, पर मन में खुद को नोच रही थी। अंधेरा होते ही बलवंत आया। आज वो अकेला था। उसने आते ही तबेले की लालटेन की लौ बढ़ा दी। शायद वो मुझे उजाले में देखना चाहता था। मान गई ना? वो बोला। मैं जानता था, प्यास तो तुझे भी लगी होगी, बस शर्म आड़े आ रही थी। उसने अपनी कमीज के बटन खोलने शुरू कर दिए। उसकी छाती के घने बाल देखकर मुझे उल्टी आने लगी। पैसे लाए हो? मैंने रूखी आवाज में पूछा। पैसे? वो हंसा। उसने जेब से नोटों की गड्डी निकाली और भूसे पर फेंक दी। ये ले, गिन लेना बाद में। अभी तो मुझे गिनने दे कि तेरे पास क्या क्या खजाना है। वो मेरी तरफ बढ़ा। मैं पीछे हटी और भूसे पर गिर गई, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था। वो मेरे ऊपर आ गया।
उसका भारी शरीर मुझे कुचल रहा था। उसके हाथ मेरी सारी खींच रहे थे। ना, मत करो, मेरे मुंह से निकला। अब नखरे नहीं सविता, अब तू मेरी है, मैंने खरीदा है तुझे। उसने मेरा ब्लाउज कसकर पकड़ा। उसकी सांसें मेरे गले पर लग रही थी। वो मुझे चूमने के लिए झुका। मैं अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। मैंने अपने मरे हुए ज़मीर को समझा लिया था कि ये सिर्फ एक लाश का सौदा है। तभी अचानक एक जोरदार फुकार सुनाई दी। बलवंत रुका। काली, मेरी भैंस, जो कोने में बंधी थी, वो गुस्से से पागल हो रही थी। वो रस्सा तुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अपनी मालकिन को, अपनी माँ जैसी सविता को इस तरह तड़पते देख उस जानवर का खून खौल उठा था। चुप कर काली, बलवंत चिल्लाया, आज इसे भी देखूंगा। उसने मुझे फिर से दबोचा और तभी एक जोरदार तड़-तड़ की आवाज आई। काली ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वो खूंटा उखाड़ दिया था जिससे वो बंधी थी। आजाद होते ही काली किसी सांड की तरह बलवंत की तरफ दौड़ी। बलवंत कुछ समझ पाता इससे पहले ही काली ने उसे एक जोरदार टक्कर मारी अपने सींगों से। आ! बलवंत चीखा और हवा में उड़ता हुआ दूर दीवार से जा टकराया। मैं हड़बड़ाकर उठी। काली मेरे सामने खड़ी हो गई, एक ढाल बनकर। उसकी नाक से गर्म हवा निकल रही थी। वो बलवंत को घूर रही थी। बलवंत दर्द से करा रहा था। उसकी कमर शायद टूट गई थी, पर उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। वो लंगड़ाते हुए उठा। उसने पास पड़ा एक डंडा उठा लिया। हरामखोर जानवर, आज तुझे जिंदा काट दूंगा। वो काली की तरफ बढ़ा। काली को मारने के लिए बलवंत ने हाथ उठाया। मेरे अंदर एक बिजली कौंधी। ये जानवर होकर मेरी इज्जत तचा रही है और मैं इंसान होकर बुज़दिल बनी हूं। नहीं। मेरी नजर चारे काटने वाली मशीन के पास रखी लोहे की दरांती पर पड़ी। वो बहुत धारदार थी। मैंने लपक कर वो दरांती उठा ली। खबरदार बलवंत, मैं चिल्लाई। मेरी आवाज में अब वो गिड़गिड़ाहट नहीं थी, एक शेरनी की दहाड़ थी। बलवंत ने मुड़कर मुझे देखा। मेरे हाथ में चमकती हुई दरांती और मेरी खुली हुई साड़ी, बिखरे हुए बाल। मैं उसे शायद साक्षात दुर्गा लग रही थी। अरे, तू मुझे मारेगी? वो हंसा, पर उसकी आंखों में डर आ गया था। हाँ, मारूंगी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। तूने क्या सोचा था? मैं मजबूर हूं तो बेजान हूं? ये दरांती चारा काटती है, पर आज ये एक राक्षस का गुरूर काटेगी। बलवंत ने डंडा तानकर मेरी तरफ झपटा। तेरी तो मैं। उससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचता, काली ने उसे फिर से टक्कर मारी। वो मेरे पैरों के पास गिरा। अब वो मेरे रहमो करम पर था। मैंने दरांती उठाई और उसकी गर्दन के पास रख दी। उसका पसीना छूट गया। उसकी सारी हवस, सारी गर्मी एक पल में गायब हो गई। भाभी, भाभी नहीं, माफ कर दो, जान से मत मारना, वो गिड़गिड़ाया। मैंने दरांती हवा में उठाई। नहीं, वो चीखा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने वार किया, पर गर्दन पर नहीं। मैंने दरांती से उसकी धोती की गांठ काट दी। उठा अपने पैसे और निकल जा यहां से। अगर आज के बाद मेरे घर या तबेले की तरफ देखा भी तो अगली बार गर्दन कटेगी, धोती नहीं। बलवंत, जो गांव का शेर बनता था, आज एक भीगी बिल्ली की तरह अपनी धोती संभालता हुआ लंगड़ाते हुए वहां से भागा। वो चला गया। मैं वहीं गिर पड़ी। मेरा शरीर कांप रहा था। काली मेरे पास आई। उसने अपनी गीली नाक मेरे गालों से रगड़ी, जैसे मुझे चुप करा रही हो। मैंने उसके गले लगकर बहुत रोया। उस रात एक जानवर ने इंसान का फर्ज निभाया था। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि बलवंत को चोट लगी है। उसने किसी को सच नहीं बताया, शर्म के मारे। उसने मेरे पैसे भी वापस नहीं मांगे। उसका डर इतना गहरा था कि उसने दूध का काम ही छोड़ दिया। मेरी हिम्मत देखकर गांव की कुछ और औरतें भी सामने आईं, जिन्हें बलवंत परेशान करता था।
सबने मिलकर उसके खिलाफ आवाज उठाई और उसे गांव छोड़ना पड़ा। रमेश का ऑपरेशन हुआ। सरकारी योजना से मदद मिली क्योंकि मैंने सरपंच के सामने अपनी बात रखी थी। रमेश अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। आज मैं गरीब हूं, मेहनत करती हूं, पर मेरी नींद सुकून की है। उस तबेले में आज भी अंधेरा होता है, पर अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास मेरी काली है और उससे भी बड़ी चीज मेरी हिम्मत है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब पाप का घड़ा भरता है तो भगवान किसी न किसी रूप में, चाहे वो एक जानवर ही क्यों ना हो, मदद जरूर भेजता है। अगर आपको मेरी और काली की ये दिलेरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें